हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड की लगातार कोशिश रहती है कि खबरों की अपडेट के अलावा कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाए। आज एक बार फिर हमारे साथ बहुत ही सीनियर एक्सपर्ट, कमेंटेटर, एजुकेशनिस्ट डॉक्टर आफताब कमाल पाशा साहब, जिनका ताल्लुक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से रहा है एक लंबे अरसे तक। उसके अलावा डिप्लोमेट के तौर पर भी कई मुल्कों में उन्होंने जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं और मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए हैं, बहुत नजदीक से हालात को जानते हैं। अब आज जो हम उनसे बात करेंगे वो ये कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच में जो ये बातचीत का सिलसिला इनडायरेक्ट, अमेरिका चाहता है डायरेक्ट बातचीत हो, ईरान कहता है कि हम इनडायरेक्ट बात करेंगे। ओमान में बात आज होने की खबरें हैं, उसकी अभी तफसीलात हमारे सामने नहीं है, लेकिन क्या ये किसी अमन की तरफ बात बढ़ेगी या एक जंग से पहले की दिखावे की एक्सरसाइज है? चूंकि अब से पहले डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ये समझौता ना हुआ और ईरान ने बातचीत में संजीदगी ना दिखाई तो हम मिलिट्री से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और बातचीत का बहाना है न्यूक्लियर प्रोग्राम और असल निशाना है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को ईरान क्यों सपोर्ट करता है, जिसने इजराइल की जिंदगी एक तरह से मुश्किल बनाई हुई है, उसके वजूद को खतरा बनाए हुए है। उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा क्या जंग अब सिसक रही है? क्या अभी जो अमेरिका की नुमाइंदा लेबनान का सफर किया है, क्या अब कुछ रुख बदल रहा है लेबनान के सिलसिले में? हिजबुल्लाह को अब भी डिसआर्म करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम ऐसे वाकयात हैं। और क्या दुनिया गाजा को भूलने लगी है? गाजा की खबरें वहां से कैमरा हटा करके किसी और जगह फोकस किया जा रहा है, क्योंकि वहां नाकामियां मिल रही हैं। और खुद इसराइल के अंदर इस्तीफों का सिलसिला, हुकूमत से बाहर निकाले जाने का सिलसिला और प्रोटेस्ट, वो सब उसी तरह से जारी हैं। डॉक्टर आफताब कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आप बताइए कि ये ओमान में होने वाली बातचीत से क्या कोई आपको कोई उम्मीद है, या ये ट्रंप की धमकी को पर अमल करने के लिए एक बहाना और रास्ता है? क्या कुछ देख रहे हैं आप? देखिए, पिछले 35 सालों से ज्यादा अमेरिका और ईरान का मामला जो है पूरी दुनिया में छाया हुआ है। और 79 से जब जब से इस्लामिक रिपब्लिक बनी तो अमेरिका रेजिम चेंज के मुद्दे पे काम करता आ रहा है। और उसके साथ साथ इसराइल भी इसमें जुड़ा हुआ है। और अमेरिका का मानना है कि इसराइल वाहिद उनका अलाई है, दोस्त है, जो कि उनके इंटरेस्ट को इस एरिया में सेफगार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है और फॉरवर्ड करता है। तो इसके तहत जो है ईरान को कमजोर, इस्लामिक रिपब्लिक को कमजोर करने की और वहां का तख्ता पलटने की 45 सालों से लगातार मुहिम और कोशिश जारी है। आप जानते हैं 8 साल ईरान इराक जंग हुई। सद्दाम हुसैन को जिस तरीके से अमेरिका, पूरा वेस्ट और जीसीसी कंट्रीज भी सपोर्ट किए, फाइनेंशियली, मटेरियली वगैरह, लेकिन कुछ खास कामयाबी इराक को नहीं मिली या इजराइल को नहीं मिली या अमेरिका या वेस्ट को भी नहीं मिली, क्योंकि ईरान के लोग, लीडरशिप, वहां के बाशिंदे मुंह तोड़ जवाब दिए और बहुत कुर्बानियां दी है। हजारों के, लाखों के लोग शहीद हो गए ईरान के केमिकल वेपन्स में और मिसाइल वार में वगैरह वगैरह। तो जब ये उरूज पे थी ईरान इराक वार, जंग, तो ईरानी लीडरशिप ने तय किया कि हम जबकि सही रास्ते पे हैं, हमने कुछ हमला नहीं किया, हमने कुछ कार्रवाई नहीं की, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है और हम अकेले हैं, अलग थलग हैं, ना अक़वाम मुत्तहिदा हमको सपोर्ट कर रहा है, ना इस्लामी मुल्क हमारे साथ हैं या अवाम साथ हैं। तो उन्हें महसूस हुआ कि हम ऐसा हथियार अपनाना चाहिए जिससे हम अपना इस्लामिक रिपब्लिक सेफगार्ड कर सके, हमारी नेशनल सिक्योरिटी बरकरार रखे और हमारे
लोग जो गवर्नमेंट चाहते हैं उसको मजबूत करने के लिए वो न्यूक्लियर प्रोग्राम अपनाए। एक तकरीबन 1986 के करीब ईरानियन लीडरशिप ने तय किया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ही एक ऐसा वाहिद हथियार होगा ईरान के हाथ में, इस्लामिक रिपब्लिक के हाथ में, जिससे वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी और रजीम सिक्योरिटी और ईरान को ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए या दोबारा जंग थोपे जाने के मौके से बचने के लिए उन्होंने किया। तो ये काफी अरसे तक खुफिया प्रोग्राम रहा और दुनिया जो है 2003 में ही इसको पता चला कि ईरान खुफिया तौर पे न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाया हुआ है और हैवी वाटर प्लांट्स हालांकि रूस के साथ, सोवियत यूनियन के साथ मिलकर बनाए थे। लेकिन जो पर्दाफाश ईरानी लोग खुद जो दुनिया को किए, तो इससे बड़ी हलचल मच गई खाड़ी के देशों में, पूरी दुनिया में, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जरिए ईरान पे इल्जाम लगाए कि ये उल्लंघन है एनपीटी का, जो ईरान साइन कर चुका है, जिसके तहत कई लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं एनपीटी मेंबर के न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने के। तो लेकिन ईरान पहले से कहता आ रहा है कि ये पीसफुल है, ये सिर्फ मेडिकल रिसर्च के लिए है और किसी ऑफेंसिव या किसी देश को थ्रेटन करने के लिए नहीं है। लेकिन इजराइल और वेस्ट इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे और 2003 से लगातार ये इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है और सैंक्शंस लगाए हैं और आईएए के इंट्रूसिव इंस्पेक्शन भी कराए हैं और एडिशनल प्रोटोकॉल्स की तरफ भी ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया था और उसके तहत ईरान इसको मान के अमेरिका के साथ और वेस्ट यूरोप के साथ मिलके JCPOA 2015 से नेगोशिएट करके ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से साइन किया और अपने आप इस प्रोग्राम पे रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस डालने के लिए तैयार हो गए लीडरशिप, जो कि बहुत बड़ी बात थी। कोई भी देश, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो या नॉर्थ कोरिया हो या दूसरे देश जो न्यूक्लियर प्रोग्राम रखते हैं, इस तरीके से वॉलंटरी नेगोशिएशन करके रिस्ट्रिक्शंस अपने आप डालने की जो है वो कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन ईरान पहला मुल्क था जो एडिशनल प्रोटोकॉल को के तहत इंट्रूसिव मॉनिटरिंग आईएईए को दिया, जो कि हर जगह वो फ्रीली कभी भी कहीं भी जाके इंस्पेक्ट कर सकते थे। इजराइल के पास भी आप जानते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, लेकिन वो एनपीटी साइन नहीं किया है और न्यूक्लियर बम कई 100 उसके पास हैं और आईएईए को भी परमिशन नहीं दिया। तो ये डबल पॉलिसी हो गई इजराइल की और वेस्ट की और लगातार ईरान के पीछे पड़े हैं। और जबकि JCPOA साइन करके मुआहदा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अप्रूव हुआ, 5 परमानेंट मेंबर्स ने उनको सपोर्ट किया, चाहे रूस हो या बर्तानिया, चीन, फ्रांस, अमेरिका। लेकिन ट्रंप के पहले एडमिनिस्ट्रेशन में इसको अब्रोगेट कर दिया गया, इसको मानने से इनकार कर दिया। हालांकि दूसरे मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ नहीं किए, लेकिन सिर्फ वाहिद अमेरिका और ट्रंप हमारे इजराइल के दबाव में आकर इसको खारिज कर दिए। तो उसके बाद से ईरान कहने लगा कि जब अमेरिका ही इसको नजरअंदाज कर दिया है तो हम फ्री हो गए कि हम जो चाहे इस प्रोग्राम में कर सकते हैं, बोल के वो एनरिच्ड यूरेनियम 60% से ज्यादा करके वो इकट्ठा कर लिए हैं, जो कि 4 या 5 न्यूक्लियर बम बनाने की सलाहियत के लिए काफी है उनको। तो अब अमेरिका जो पहले कहता आ रहा था कि न्यूक्लियर बम बनाने का प्रोग्राम नहीं है, तो अब इजराइल के दबाव में आके अमेरिका जो है ईरान को मजबूर कर रहा है इसको एग्रीमेंट साइन करके पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल करने के लिए। और उसके साथ साथ जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, जिसमें ईरान ने कई देशों से टेक्निकल असिस्टेंस लेके जो सलाहियत ली है,
उसको भी डिसमेंटल करने का अमेरिकन डिमांड है। और टेररिज्म के नाम पे ईरान का सपोर्ट जो हिजबुल्लाह, हमास, हुती को हो रहा है, उसको भी खत्म करने के डिमांड है। ये तीन मेजर डिमांड है: कंप्लीट डिसमेंटलिंग ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान पे इजराइल पे 2 बार ईरान ने थोपा था, और शाम और इराक पे अमेरिकन अड्डों पे भी उसने बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए थे। तो इसको आगे हथकड़ी डाल के ईरान को पूरे बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम भी खत्म करने का इसमें अमेरिकन डिमांड है। और साथ साथ पूरा ईरान का असर और रसूख जो मशरिक़ी वस्ता में है, हिजबुल्लाह हो या हमास हो या हुती हो या जो शाम तो खत्म हो गया बशर अल असद के ओवरथ्रो से, तो लेकिन पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स में वहां भी उनका निशाना है। तो ईरान को मजबूर किया जा रहा है कि ये तीन मेजर डिमांड्स अमेरिका के साथ डायरेक्ट बातचीत में करने के लिए। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था कि हम डायरेक्ट अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि उसने धोखाबाजी की JCPOA को एब्रोगेट करके। हमें कोई यकीन नहीं है और हम एतमाद कुल्ली से कह सकते हैं कि अमेरिका पार्टनर नहीं है, जो भी एग्रीमेंट करता है वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है। क्या गारंटी है कि दोबारा अगर हम एग्रीमेंट करें तो वो उस पर निर्भर होगा, उसको भी एब्रोगेट नहीं करेगा। लेकिन इस दौरान दो अहम बातें हुई हैं। एक तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब से आया 20 जनवरी से या उसके पहले से ही इलेक्शन के दौरान, तो ईरान को निशाना बना रहे थे दो तरीकों से। एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, और दूसरा ईरान का सपोर्ट हिजबुल्लाह और दूसरे अन्य रेसिस्टेंस फोर्सों को देने का, जिससे इजराइल काफी घबराया हुआ है और अमेरिका भी इन ताकतवर नॉन स्टेट एक्टर से काफी परेशान है। तो इन दोनों चीजों को लेके अमेरिका, और तीसरा भी इसमें जुड़ा हुआ था कि ईरान का हाथ था असैसिनेशन अटेम्प्ट ट्रंप के ऊपर, जब इलेक्शन के दौरान उसके ऊपर हमला हुआ था ट्रंप के ऊपर। तो इन तीनों चीजों को लेके अमेरिका कड़ा रवैया इख्तियार किया और मिलिट्री अटैक का धमकी दी और हवाई जहाज, न्यूक्लियर केपेबल जहाज भेजे डीगो गार्चिया में, और खाड़ी में जो अड्डे हैं उनके मजबूत किए। और ये मिलिट्री प्रेशर भी काफी असर हुआ ईरान के ऊपर। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है क्यों ईरान डायरेक्ट बातचीत को मंजूर हुआ, वो ये है कि पिछले हफ्ते ईरान, चाइना और रूस इस मामले में बातचीत करे फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे। और मेरा मानना है कि जो सूत्रों से जो पता चला कि रूस और चीन हालांकि ईरान का सपोर्ट करने में सॉलिड हैं, लेकिन उनके लिमिटेशंस हैं, क्योंकि इन दोनों मुल्कों पे भी अमेरिका का दबाव, मिलिट्री प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर लगातार है। और वो दोनों मान के चल रहे हैं कि इसमें जो तीसरा लिंक है ईरान सबसे कमजोर है, और अमेरिका इसके ऊपर दबाव डाल के इसको खत्म करना चाहता है। तो आप लचकदार रवैया इख्तियार कीजिए और डायरेक्ट बातचीत से मना मत करिए, आप इसको एक्सेप्ट करके। तो जो ताकतवर फ्रेंड्स जो हैं ईरान के, उन्होंने भी सलाह दी ईरान को, और जो प्रेसिडेंट है ईरान के, उन्होंने भी पहले ही जनरल असेंबली में और इलेक्शंस के बाद उन्होंने कहा कि हम एग्रीमेंट पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि बहुत सारे सलाहकार जो फॉरेन मिनिस्टर्स रहे हैं ईरान के, तो उन्होंने भी सलाह दी कि जो अमेरिका धमकी दे रहा है वो एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, वो ईरान को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं मिलिट्रीली। और अमेरिका इतना बड़ा फोर्स, मिलिट्री फोर्स और प्लेन्स और शिप्स और ईंधन और एमिनेशन इकट्ठा कर चुका है इस पूरे क्षेत्र में कि ईरान को बहुत बुरा जो है धक्का दे सकता है। और सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट से नहीं, उसके बहाने से
कैपिटेशन अटैक जो लीडरशिप है उनको भी तहस नहस कर सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑयल का, गैस का, रिफाइनरीज का और बहुत सारे की इंडस्ट्रीज जो हैं मिसाइल के, बैलिस्टिक मिसाइल्स के, ड्रोन्स के वगैरह, उस पर भी हमला करके डिस्ट्रॉय कर सकता है बोल के ये धमकी। मेरे ख्याल से ये 3 फैक्टर्स, अमेरिकन मिलिट्री प्रेशर, रशिया और चीन का सजेशन, और जो एक्चुअल मिलिट्री लॉस डिस्ट्रक्शन जो हो सकता है अमेरिका अगर मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल करता है। तो आपको याद होगा कि मार्च 7 को प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के पास सिर्फ 2 महीने हैं, मार्च 7 से मई 7 तक, इस 2 महीने में आप हमारे साथ न्यूक्लियर इशू के साथ बातचीत करके डायरेक्ट एग्रीमेंट करिए। उसके तहत ईरान ने लचकदार रवैया इख्तियार किया है और पूरी दुनिया को बताया है कि जो हमारा पुराना स्टैंड था कि हम डायरेक्ट बातचीत नहीं करेंगे, उसको नजरअंदाज करके ये दुश्मन के साथ ओमान में, मस्कत में पिछली बार JCPOA की तरह दोबारा अमेरिका से एंगेज करने की तैयारी में है। आज बातचीत हो रही है, और नई बात यह है कि इसमें सिर्फ अमेरिका और ईरान मुलविस है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, जैसा यूरोपियन यूनियन और दूसरे देश, रशिया भी था पिछली बार जो यूरोप में बातचीत हुई वियना में वगैरह। तो ये आमने सामने बैठ के जो अपने आप को दुश्मन मानते हैं, अमेरिका या इजराइल दोनों को कड़े दुश्मन और कड़ा रवैया, दोनों ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ भी जो उन्होंने धमकियां दी हैं और बहुत कुछ किया है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आमने सामने बैठ के विटकॉफ अमेरिका की तरफ से और ईरानियन खारिजा फॉरेन मिनिस्टर वो बातचीत में मुलविस हैं, और गुड ऑफिसर्स मीडिएशन के लिए सल्तनत ओमान अपने गुड ऑफिसर्स पेश कर रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि सिर्फ ये ओपनिंग मीटिंग है आज, और कई मीटिंग्स और भी होंगे। इससे धीरे धीरे ईरान अपने पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिका को पेश कराएगा, और अमेरिका भी जो भी है पेश करेगा। लेकिन ये गुफ्तगू तवील खींचेगी, इतना जल्दी मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद नहीं है कि मई 7 तक इसको खत्म करेंगे। लेकिन जो ब्रॉड फ्रेमवर्क है, जो पैरामीटर्स हैं, अगर दोनों सीरियस हैं इसमें, तो शायद कुछ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन ईरान का कहना है कि ये सिर्फ इंटरिम होगा, JCPOA की तरह नहीं होगा, लेकिन टेम्पररी होगा, इंटरिम होगा, इसलिए कि अमेरिका का भरोसा, ईरान का भरोसा अमेरिका के ऊपर नहीं है, खासतौर पे ट्रंप जो कि विम्सिकल हैं, फिकल माइंडेड हैं और कुछ भी कर सकते हैं और उसको एब्रोगेट भी कर सकते हैं। तो वो उसको ध्यान में रखते हुए ईरान ने कहा कि हम सिर्फ टेम्पररी या इंटरिम एग्रीमेंट की तरफ बातचीत करेंगे, और अपने पूरे कार्ड्स जो है ईरान एक ही मीटिंग में टेबल पे नहीं रखेगा, और धीरे धीरे अमेरिका को मनाने की कोशिश करेगा कि ये जो आप कह रहे हैं ये यूनाइटेड नेशंस चार्टर के खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, और ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रेशर डाल रहे हैं इसके नतायज दूसरे देशों पर भी होंगे, और रूस और चीन भी इसमें धीरे धीरे अमेरिका को मैसेज देंगे कि ये आप जो कर रहे हैं ये दादागिरी, मेरे ख्याल से इसको मंजूर नहीं है हमें भी, और ईरान भी इसी रवैये पे अड़ा रहेगा। जी पाशा साहब, आपने बहुत ही तफसील से और मुख्तलिफ पहलुओं को बहुत वाज़ेह तौर पर बताया। इससे 2-3 चीजें जो समझ में आ रही हैं वो ये कि ईरान पर मुख्तलिफ तरीके के प्रेशर डाले गए और उस प्रेशर के नतीजे में वो डायरेक्ट बातचीत के लिए तैयार हो गया। दूसरे ये कि क्या अब ये समझा जाए कि ईरान अपनी अच्छी नीयत, अच्छा इरादा दिखाने के लिए डिप्लोमेसी में शामिल तो हो गया, क्या वो जो 3 बुनियादी डिमांड अमेरिका की हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए, बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो इजराइल के खिलाफ मुसलसल लड़ रहे हैं उनसे मदद कर देने से पीछे हट जाए, क्या ये कहीं मुमकिन है? मैं आयतुल्लाह ख़ुमैनी के कुछ कोटेशंस पढ़ रहा था अभी 2 दिन पहले।
उसमें ये कहा कि अमेरिका से अगर ताल्लुकात अच्छे हों तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा अफसोस का दिन होगा, सोग का दिन होगा। क्या लगता है, आप इस बैकग्राउंड में आगे कहां तक बात बढ़ेगी? देखिए, ईरान लचकदार रवैया इसलिए बताया है कि जो मेन सोर्स ऑफ सपोर्ट ईरान मान के चलता था, रूस और चीन, ये सिर्फ कुछ हद तक या तो हवाई जहाज भेज सकते हैं, फाइटर जेट्स, या तो एयर डिफेंस सिस्टम भेज सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अपनी फौज ईरान को डिफेंड करने के लिए भेजने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी बात है। अगर रशिया या चीन मुंह तोड़ जवाब देते हैं अमेरिका के या इजरायली प्रेशर को और आगे बढ़ के उनकी फोर्सेस ईरान में तैनात करते हैं, तो ये पूरा सिनारियो बदल जाता है। तो ईरान जो है समझ गया है, इशारा जो मॉस्को और बीजिंग से आया है कि आप आगे बढ़िए, बातचीत करिए और लचकदार रवैया बताइए और आप जो एक्सेप्ट करना चाहते हैं उनको फ्रैंकली और फ्रीली बातचीत में बताइए। और चूंकि आप जानते हैं कि ईरान डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस के माहिर हैं, बार्गेनिंग कैपेसिटी उनकी बहुत आला है और वो बाजारी तौर पे जो बातचीत करते हैं उसके माहिर हैं वो। तो जो JCPOA हुआ तो उसमें सभी गुट जो है, चाहे वो रूस हो या अमेरिका हो या यूरोप हो, वो ईरान के नेगोशिएटर्स के तारीफ कर रहे थे कि ये इतने पेशेंट हैं और इतने तवील अरसे तक बातचीत कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों पे मना सकते हैं सभी एंगलों से, इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशंस और ईरानियन रिक्वायरमेंट्स, सभी नजरियों से। तो दूसरा अपोजिट पार्टी कन्विंस हो जाता है कि ईरान जो कर बोल रहा है उसमें दम है, ईरान जो चाहता है वो सही है, हम जो कर रहे हैं वो जबरदस्ती कर रहे हैं बोल को वो आमादा कर दिया था पिछले JCPOA में। इसलिए इस बार भी उम्मीद है कि अमेरिका, क्योंकि ट्रंप जो डेडलाइन डाले हैं ये इस पे टिके रहना बहुत मुश्किल है। उसने यूक्रेन पे भी डेडलाइन डाला कि हम इतने अरसे में यूक्रेन की जंग खत्म कर देंगे, लेकिन वहाँ कुछ पेशकदमी नहीं हुई क्योंकि रूस अपना कड़ा रवैया और पोजीशन पे अड़ा रहा, तो वहाँ आगे नहीं बढ़ी गाड़ी ट्रंप की, कीचड़ में फंस गई वो। तो इसी तरह ईरान भी जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू फोर्सफुली रखेगा और हर बातचीत में यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल लॉ और जो NPT के लेजिटिमेट एस्पेक्ट्स हैं, ये NPT के तहत ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर्स, पीसफुल मेडिकल रिसर्च के लिए उसका हक बनता है। तो उसके तहत और IAEA इंस्पेक्शंस के लिए भी खोल सकता है कि आप आके देखिए, हमारा प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल है और हम हथियार नहीं बना रहे हैं और हमारे सुप्रीम लीडर का फतवा है और इससे विनाशकारी होती है और हम हथियार बनाने की तरफ सोच भी नहीं रहे बोल के उसको आमादा करेंगे। और जहां तक बैलिस्टिक मिसाइल का है तो वो उनके पास जानकारी है और वो मान भी सकते हैं कि हम ये एरियाज में प्रोड्यूस करते हैं, हम अपने आप इसको बंद कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। जैसा शाम ने अपने केमिकल वेपन्स को वॉलंटरीली सरेंडर जो किया। तो तीसरी बात जो है वो कहेंगे कि हमारा जो सपोर्ट है हिजबुल्लाह को सीरिया से होता था वो तो खत्म हो गया, और जहां तक हूती का सवाल है, आप नाकाबंदी कर रहे हैं, आप कहां से हमको अक्यूज कर सकते हैं कि हम हूती की मदद कर रहे हैं या हमास की मदद कर रहे हैं। तो आप ये सिर्फ बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं इजराइल के प्रोपेगेंडा से, हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है बोल के वो आमादा अमेरिका को करेगा, क्योंकि इसमें सच है
ये नहीं कि लगातार दिन रात जैसा अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, जहाजों के जरिए, हवाई जहाजों के जरिए, बहरी बेड़े के जरिए जो हथियार, एमुनिशन और जो भी माल सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, तो वो खुलेआम कर रहा है। तो ईरान उस तरीके से कोई मदद नहीं कर रहा है हिजबुल्लाह की या हूती की या हमास की या कोई और गुट जो इजराइल को चैलेंज कर रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंट है पॉलिसी। तो इन सब बातों को लेके मेरे ख्याल से जिस तरीके से आयतुल्ला खुमैनी ने कहा कि 88 ईरान इराक जंग के बाद मैं कड़वा नशा पी रहा हूँ सीज फायर के लिए, तो उसी तरीके से उसी बुनियाद पे अभी भी ये ईरानियन लीडरशिप कह सकते कि हम ये करने के लिए तैयार हैं, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, आप आके देखिए, जहां भी जाना चाहिए आप जाइए, और बैलिस्टिक मिसाइल जहां तक प्रॉब्लम है, अगर आपको खदशा है कि इससे दूसरे मुल्कों पे असर हो सकता है, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरी बात, रेसिस्टेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो खोखलापन है अमेरिका, इजराइल और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, तो वो पर्दाफाश करेंगे ईरानियन नेगोशिएटर्स ओमान में, और ये तवील अरसे तक खींचेगी। ये मैं अपने दर्शकों को याद दिलाऊं कि जब 1988 में अमेरिका ने ईरान का एक मुसाफिर जहाज जब गिराया था, तो उसके बाद ये जंगबंदी हुई थी, और उस वक्त इमाम खुमैनी ने कहा था कि ये मैं कड़वा घूंट पी रहा हूं इस जंगबंदी को कबूल करने के लिए। और दूसरे ये कि जिस तरह से आपने कहा कि ईरान डिप्लोमेसी का माहिर है, उसने जब 2018 में जब अमेरिका अलग हो गया न्यूक्लियर डील से, उसके बाद जो यूरोपियंस के साथ बातचीत हुई, तो ईरान ने मेज पर बैठने के लिए अमेरिकी नुमाइंदों को इजाजत नहीं दी। आप चूंकि एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, इसलिए आप बाहर रहिए। इस मजबूरी में उन्हें दूसरे पड़ोस के होटल में रहना पड़ता था। तो ये डिप्लोमेसी में ईरान काफी हद तक कानून के तहत चलता है। बिल्कुल आखिर में मैं आपसे फिर एक समझना चाहूंगा कि बाकी चीजों पर हम आज बात नहीं करेंगे, यही चूंकि सबसे अहम है, और इसी पर शायद कोई अगर जंग हुई, एस्केलेट हुई तो इसी पर होगी, और शांति हुई तो इसी पर होगी। क्या लगता है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत आगे बढ़ी तो वाकईन अमन आ जाएगा? क्या वाकईन जो फिलिस्तीनियों को मुकम्मल निकालने के लिए गाजा से अमेरिका और इजराइल अब तक कहते रहे हैं, क्या उस सब से वो वापस चले जाएंगे? देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सदर इजरायली वजीर आजम को व्हाइट हाउस पे बुलाए लास्ट मंडे को, तो नेतन्याहू को पता नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप उनके होते हुए उनकी प्रेजेंस में ये ऐलान करेंगे कि अमेरिका और ईरान डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। ये तो सरप्राइज हुआ, जैसा जेलेंस्की के साथ उनकी झड़प हुई, तो उस तरीके से नेतन्याहू चौंक गए, क्योंकि इतना टॉप सीक्रेट रहा ये मामला कि डोनाल्ड ट्रंप जो है नेतन्याहू के हाजिरी में ये पूरी दुनिया को बताना चाहते थे कि हम डायरेक्टली, जैसा हमास के साथ पहले उन्होंने बातचीत की डायरेक्टली, ईरान के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं, बोल के ये साबित कर दिया कि हमारी नीति, हमारी पॉलिसी अलग होगी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि मुआहदा हो, अग्रीमेंट हो, हम ये नहीं चाहते कि जंग हो जिससे सबका नुकसान होगा, ईरान का सबसे ज्यादा होगा। तो उनका पहला मुद्दा ये था कि इजराइल को इशारा देना कि आप जो हम पे प्रेशर डाल रहे हैं जंग के लिए ईरान के खिलाफ, वो अभी नहीं है, टाल रहे हैं, हम डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, और हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है एग्रीमेंट है, डिप्लोमेसी है, नेगोशिएशंस है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ईरान को मनाने की कोशिश करेंगे कि मुआहदा जो है इस इश्यू पे उनके हक में है और हमारे हक में है, पूरी दुनिया के हक में है, ताकि वहां जंग ना हो जिससे सभी का नुकसान हो। तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान ऑब्वियसली तो ईरान का होगा बमबारी से, लेकिन अमेरिका के सदर ये भी जानते हैं कि ईरान के पास सलाहियत है, जो खाड़ी में जो अमेरिका के अड्डे हैं उस पर भी निशाना बना सकता है, या बहरी बेड़ा जो बहरीन में है और रेड सी में है और अरेबियन सी में है, उस पे भी
ईरान निशाना बना सकता है। और उससे पहली बात ये होगी कि अमेरिका का भी नुकसान काफी होगा, चाहे वो हथियारों के सिलसिले में या फौजी अमेरिका के जो शहीद होंगे या मारे जाएंगे। और दूसरी बात जो है, इस तनाव से या जंग से तेल की कीमत बढ़ जाएगी और अमेरिका के साथ ही चाहे जापान हो या यूरोप हो, या भारत हो, इन सब पे बहुत गंभीर नतायज होंगे। तो पूरी दुनिया में जब कि अब टैरिफ जंग छिड़ गई है और रिसेशन की बात चल रही है, तो अगर तेल के दाम बढ़ जाते हैं जो कि अब 60 के करीब हैं, तो अमेरिका को या उनके साथियों को बड़ा नुकसान होगा। ईरान को तो नुकसान होगा और वो उसमें शामिल होगा, लेकिन ईरान जवाबी हमले में काफी कुछ कर सकता है जिससे अमेरिका परेशान है। तो इजराइल जो है हर मुमकिन, नेतन्याहू पिछले 25 सालों से ये कोशिश करते आ रहे हैं कि किसी भी तरह अमेरिका के साथ मिलके ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला करके उसको निस्तो नाबूद करें। और चूंकि अब अमेरिका बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है, ईरान भी इसमें शामिल हुआ है, तो देखना होगा कि दोनों कितना लचकदार रवैया अख्तियार करते हैं और अमन की तरफ ना पेशकदमी होती है। जी, ट्रंप ने नेतन्याहू के सामने ये भी कह दिया कि ईरान के खिलाफ हमला होगा तो इजराइल लीड करेगा, यानी अमेरिका आगे बढ़कर के हमला नहीं करेगा। अच्छा, इसमें अब जो सूरत हाल है, इसमें अब यानी क्या हम नतीजे के तौर पर यह समझ सकते हैं कि अब ईरान और अमेरिका दोनों रियलिज्म को यानी महसूस कर रहे हैं, बुनियादी जो जमीनी हकीकतें हैं उसको समझ करके, खतरात को समझ करके, इम्कानात को समझ करके और प्रॉस्पेरिटी की पॉसिबिलिटीज को भी गौर करके दोनों रियलिज्म की बुनियाद पर बातचीत कर रहे हैं। क्या मैं सही नतीजा निकाल रहा हूं? जी देखिए, ये दोनों के जो बातचीत चल रही है ओमान में, ये प्रैग्मेटिज्म है। वो जानते हैं दोनों, क्योंकि दोनों ताकतवर हैं। अमेरिका कई गुना ईरान के सिलसिले में ताकतवर है और अमेरिका जानता है ईरान के पास क्या कुछ है, चाहे ड्रोन्स हो या बैलिस्टिक मिसाइल्स हो या दूसरे हथियार हो, और उससे कितना नुकसान अमेरिका का और अमेरिका के दोस्तों का हो सकता है। तो दोनों जो है नाप तोल कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका, ईरान जो है अपने दोस्तों से भी सलाह मशवरा किया है, जिनका मानना है कि आप लचकदार रवैया इख्तियार करिए, कोशिश करिए, और उसके बाद हम हैं। अगर इसके बावजूद अमेरिका और इजराइल मिलके आप पे हमला करते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं, मुंहतोड़ जवाब देंगे बोल के तो उन्होंने आश्वासन दिया है। इसी मद्देनजर, इसको मद्देनजर रखते हुए ईरान आगे बढ़ा है। मेरे ख्याल से वो नेक नियति से बातचीत करना चाहता है और सुलह सफाई करना चाहता है, एग्रीमेंट करना चाहता है, और जो कंसेशंस देना है मजबूरन, वो देने के लिए मेरे ख्याल से बातचीत होगी कि किस हद तक जा सकते हैं, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे लिमिटेशंस डालना कोई बड़ी बात नहीं। शॉर्ट नोटिस पे भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, कैपेबिलिटी है, और कहीं भी ये प्लांट सेटअप करके वो दोबारा शुरू कर सकते हैं अगर अमेरिका दोबारा इस एग्रीमेंट पे भी जेसीपीओ की तरह मुंह तोड़ एग्रीमेंट एब्रोगेट करता है। तो वो ईरान के पास वो कॉन्फिडेंस है, डिटर्मिनेशन है, और वो जानते हैं कि ये चालाकी जो है अगर दोबारा अमेरिका करता है तो हम किस तरह से करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि अमेरिका अगर दबाव डालता है तो न्यूक्लियर वेपन्स भी हम बना सकते हैं बोल के, ये भी जी हाँ, बिल्कुल यकीनी तौर पर पिछले दिनों ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि अगर न्यूक्लियर प्लांट पर कोई बमबारी भी हो जाए तो ये खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये दिमागों में मौजूद है, इसलिए उसका कोई असर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं समझता हूं कि आज की ये बहुत ही अहम बातचीत थी कि अमेरिका और ईरान दोनों रियलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद अमेरिका ने अब वो प्रायोरिटी जरा पीछे रख दी है इजराइल को हर तरह से सपोर्ट करने की, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा
क्या हालात होंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया पाशा साहब, आपने वक्त दिया उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।